नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे यूपीएचएससी जीके प्रिपरेशन, और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है आपका यूनिट 2 सब टॉपिक 2 रिसर्च के अंतर्गत 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आज के इस तीसरे वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैं शामिल करने का प्रयास करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और आपके वीडियो 1 और 2 में इनको शामिल नहीं किया गया था। तो अगर आपने अभी तक 2 वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी उपलब्ध हैं। और तीसरे वीडियो में चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि शोध कार्य को स्वयं की इच्छा, पूर्वाग्रह और पक्षपात के प्रभाव से दूर रखने हेतु जो शोधार्थी है उसको वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। देखिए, अगर कोई शोधार्थी अगर व्यक्तिनिष्ठ होगा तो उसके शोध कार्य में उसकी इच्छा, पूर्वाग्रह या पक्षपात का प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो रिसर्चर है उसे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए अपने रिसर्च कार्य के दौरान। अगला पॉइंट हम देखेंगे प्रयोगात्मक शोध या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कार्य कारण संबंध को स्थापित किया जाता है। वास्तव में कार्य कारण संबंध क्या होता है? तो कार्य कारण संबंध में जो स्वतंत्र चर होता है उसके मान में परिवर्तन करके जो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर है उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध को वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रयोगात्मक शोध है उसको वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक शोध विधि में क्या क्या होना चाहिए? तो वैज्ञानिक शोध विधि में चर तथा प्रविधियाँ परिभाषित होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि हो सकता है कि रोड की आवाज़ आ जाए, क्योंकि मैं अपने गाँव में हूँ और यहाँ बिल्कुल रोड पर चूँकि कार के अंदर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और फ़ैन को मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि उससे क्या होगा कि फ़ैन की आवाज़ आ सकती है। तो मैंने शीशे ओपन कर रखे हैं तो इसलिए आवाज़ आ सकती है। तो वैज्ञानिक शोध विधि में चर और प्रविधियाँ बहुत ही परिभाषित होनी चाहिए, यानी कैसी होनी चाहिए? सुपरिभाषित होनी चाहिए। दूसरा, वैज्ञानिक शोध में इंद्रियानुभविक रूप से सत्यापनीय परिकल्पनाएं होने के कारण इनके परिणामों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यानी जो वैज्ञानिक शोध होता है इसमें जो परिकल्पनाएं होती हैं वो इंद्रियानुभाविक होती हैं, यानी आप अपनी आँखों से देखकर प्रैक्टिकल करके उनको लेते हैं, सत्यापित करते हैं। इसलिए जो परिकल्पनाएं होती हैं उनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी उन परिकल्पनाओं को दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने में सक्षम होते वैज्ञानिक शोध, और वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया जाता है वैज्ञानिक शोध के द्वारा। शोध में अच्छे प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो अच्छे शोध में जो विशेषताएं होनी चाहिए उनको देख लेते हैं। पहला कि जो सैंपलिंग है वो समग्र विशिष्टताओं का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी जो आपका जो भी आपका पूरा जनसंख्या है या आपका जो डेटा है, कंप्लीट डेटा का आप सैंपल आप इस तरीके से लें कि वो पूरे उनकी जो पूरी जनसंख्या है उसकी क्वालिटी उसमें झलकती हो। तो समग्र विशिष्टताओं का प्रतिनिधित्व करता हो सैंपलिंग ऐसी होनी चाहिए। इसका आधार पर्याप्त होना चाहिए। इसे सभी पूर्वाग्रहों और पक्षपातों से स्वतंत्र होना चाहिए। और जो एक अच्छी सैंपलिंग होती है इसे अध्ययन विषय के अंतर्निहित उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए, यानी जो आपके अध्ययन का विषय है उसके अकॉर्डिंग ही से होना चाहिए, जिससे कि निष्कर्षों के यथार्थ होने की संभावनाओं में वृद्धि की जा सके। यह सामान्य ज्ञान और तर्क के उपयोग पर आधारित होना चाहिए। जो एक अच्छी सैंपलिंग है यह व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित हो। वास्तविक मान को अनुमानित करने में यथार्थता और परिशुद्ध होना चाहिए, कि जो व्यवहारिक मान है उसको सही तरीके से अनुमानित करने में ये यथार्थता से अनुमानित करती हो और परिशुद्ध रूप से भी परिभाषित करती हो। जब एक शोधार्थी अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? तो देखिए, जब एक शोधार्थी अपने शोध में शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उसने अपनी मूल शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया है, यानी जो उसकी मूल शोध परिकल्पना थी, प्रारंभ में उसकी जो शोध परिकल्पना थी उसको उसने स्वीकार नहीं किया है। अब हम बात करेंगे क्रियात्मक शोध, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्शन रिसर्च। तो क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास करना है। ये एक डेफिनेशन है किसकी? मैक ब्रेटे जो विचारक हैं उनके अनुसार। गुड के अनुसार देख लेते हैं क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के
लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। मौके पर किए जाने वाले ऐसे अनुसंधान जिनका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है शिक्षा में साधारणतः क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में जाने जाते हैं। तो ये परिभाषा है मौले की। देखिए कितना स्पष्ट हो रहा है क्रियात्मक अनुसंधान मौले की परिभाषा से कि मौके पर किए जाने वाले ऐसे सभी अनुसंधान या रिसर्च जिनका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान करना होता है उन्हें ही हम जो क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में जानते हैं। तो इन विभिन्न परिभाषाओं से जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो क्रियात्मक शोध है कि जो चरण होते हैं वो चक्रीय होते हैं। किस तरीके से चक्रीय होते हैं कि सबसे पहले देखिए इसमें क्या होती है, समस्या होती है, फिर संभावित कारण होता है, फिर परिकल्पना होता है, फिर अभिकल्प होता है, फिर परिणाम होता है और फिर से समस्या लेके और सेम प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जो वास्तविक कार्य आप कर रहे हैं उसमें अगर आप सुधार लाना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी सफल रहता है क्रियात्मक अनुसंधान। अब बात कर लेते हैं ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध विवरणात्मक शोध का ही एक प्रकार है क्योंकि इसमें काफ़ी विवरण दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का। इसमें जो परिकल्पनाएं होती हैं आमतौर पर व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती हैं, यानी स्पष्ट नहीं होती हैं। शोध समस्या किसे कहते हैं तो देख लेते हैं इसको। शोध समस्या से तात्पर्य ऐसे प्रश्नवाचक कथन या समस्या कथन से होता है जिसमें चरों के बीच कोई विशेष प्रकार के संबंध होने की कल्पना की जाती है। आगे देख लेते हैं। समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य अथवा कथन होता है जिसके द्वारा यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि दो या दो से अधिक चरों के मध्य किस प्रकार का संबंध है। ये परिभाषा है कर्लिंगर की। तो देखिए दोनों परिभाषाएं जैसा हम लोगों ने देखा इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो समस्या है वो एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य है जिसके द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं या जो दो वेरिएबल हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, कैसे उनके आपस के बीच में किस प्रकार का संबंध है या किस प्रकार से वो संबंधित है। शोध समस्या के अगर चयन या निरूपण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उससे संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो शोध समस्या के चयन या निरूपण करते समय ध्यान रखने हैं तथ्य कौन कौन से। तो पहला तो यह है कि शोधकर्ता की रुचि होनी चाहिए उस समस्या में। समस्या का चुनाव मापन सीमा में हो, यानी उसका मापन किया जा सकता हो। समस्या में नवीनता भी हो, ऐसा नहीं कि एक ही समस्या जो बहुत पुरानी हो चुकी है उसका समाधान कई बार निकाला जा चुका है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि अगर समस्या में नवीनता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शोधकर्ता की रुचि के पीछे का उद्देश्य क्या है। एक तो शोधकर्ता की रुचि होनी चाहिए और रुचि ये क्यों है इसका भी एक सटीक कारण होना चाहिए, यानी उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अवधारणात्मक प्रतिदर्श क्या है, परिकल्पना का निर्माण किस प्रकार से किया गया है। अनुसंधान समस्या असाध्य न हो, ऐसा ना हो कि जो अनुसंधान समस्या आपका ऐसा प्रश्न है जिसका सोल्यूशन ही पॉसिबल न हो। समस्या व्यवहारिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और उपयोगी भी होनी चाहिए। समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो व्यवहारिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न हो या उसकी उपयोगिता न हो, तो ऐसी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या के संदर्भ में योग्य मार्गदर्शन आसानी से उपलब्ध हो सके, यानी उसके विषय में अगर आपको गाइड की आवश्यकता पड़ती है तो आसानी से उपलब्ध हो। विशिष्ट प्रश्न क्या है ये भी डिपेंड करता है। और समस्या समाधान से ज्ञान में वृद्धि होती है। तो कुछ पॉइंट थे, आगे बढ़ते हैं। बड़े समूह या समग्र के प्रतिनिधित्व हेतु एक छोटे समूह का गठन करना प्रतिदर्श या न्यायदर्श या जिसको हम सैम्पलिंग कहते हैं होता है। तो सिंपल डेफिनेशन है सैम्पलिंग की। अगर पूछी जाए सैम्पलिंग क्या है तो छोटे से वाक्य में बता सकते हैं कि बड़े समूह या समग्र के प्रतिनिधित्व हेतु एक छोटे समूह का गठन करना ही आपका सैम्पलिंग कहलाता है। निष्पक्षता, विश्वसनीयता और वैधता के द्वारा जो शोध है कि विषय निष्ठता को बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर शोध की विषय निष्ठता को बढ़ाना है तो इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए। तो इन तीनों के द्वारा जो है विषय निष्ठता को बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में प्रयोग मूलक शोध यानी जिसको एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं का संबंध सकारात्मक दर्शन यानी पॉजिटिव फिलोसॉफी से होता है। इस शोध को आनुभविक शोध के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो प्रयोग मूलक शोध है सामाजिक विज्ञान में इसे आनुभविक शोध के नाम से भी जाना जाता है और ये डिपेंड होता है सकारात्मक दर्शन पर यानी पॉजिटिविस्ट फिलोसॉफी पर। कार्योत्तर शोध भी यानी जिसको एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड कहते हैं का वास्तविक अर्थ होता है आफ्टर द फैक्ट, अर्थात यह भी किसी घटना के घटित होने के पश्चात
उपयोग में लाई जाती हैं। जब आश्रित चर पर प्रभाव प्रेषित करने हेतु निराश्रित चर में बिना किसी तरह के बदलाव के बजाय उसे चुना जाता है तो इसी विधि को कार्योत्तर शोध विधि के नाम से जाना जाता है। परिकल्पना निर्माण यानी हाइपोथेसिस फ्रेमिंग के समय कि अगर हम प्रमुख स्रोत की बात करें कौन कौन से होते हैं, तो ये व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं, निपुण विद्वानों का निर्देशन हो सकता है, पहले से किए गए शोध जो है वहाँ से भी परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है, उपलब्ध सिद्धांत, पुस्तकें, शोध पत्रिकाएँ, ये सभी जो है परिकल्पना निर्माण के प्रमुख शोध के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो रिसर्च का पार्ट 3 था, जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उनको मैंने इसमें शामिल किया। आई होप कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा लगातार प्रयास है कि ADV 47 में जो हमने प्रयास किया था, ADV 50 में जो हमने प्रयास किया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछली बार भी कोर्स परचेज किया था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तैयारी से जुड़े थे। बहुत सारे तो अभ्यर्थी ऐसे थे जो बहुत स्टार्टिंग में ही जुड़ गए थे और लगभग 2.5 साल का पिछला हमारा ग्रुप चला था। और इस बार का भी बैच है हमारा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो कमियां रह गई थी 47 में, ADV 50 में, उनको भी कवर किया जाए और नोट्स कुछ इस तरीके से बनाए जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम कवर कर सकें इस नोट्स के माध्यम से। तो आप लोग यही सलाह रहेगी, जो भी आप वीडियो देखें कम से कम 2 बार जरूर देखें। हालांकि कुछ वीडियो को मैं रिवीजन भी करा देता हूँ और सिंपल ऐसा आप करके वीडियो को 2 बार चला के आप रिवीजन कर सकते हैं। स्पीड अगर बढ़ानी है तो आप यूट्यूब के माध्यम से स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को देख सकते हैं रिवीजन करते समय। और टेस्ट प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। और आप जितने भी लोग बैच में हैं, आप कोशिश कीजिए कि जो टेस्ट लाइव होता है उसे आप अटेंड ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, आप लोगों को कौवे की कहानी याद होगी कि घड़ा था, उसमें थोड़ा सा पानी था और पानी पीने के लिए उसने कंकड़ डाल के घड़ा भर लिया और पानी ऊपर आ गया। इसी तरीके से अगर थोड़ा थोड़ा करके हम तैयार करते जाएंगे और हर एक टेस्ट में थोड़े थोड़े प्रश्नों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो रणनीति है सफल होगी। और जो हम सब लोगों का एक सम्मिलित उद्देश्य है UPSSC के नेक्स्ट विज्ञापन में अपने सिलेक्शन को श्योर करना, उससे हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।